आपने क्या पढ़ा था? उभार सतह हो गया, अंतः सतह हो गया, समतल सतह हो गया। अब चौथा आपका जो आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरीग्राफी। सेरीग्राफी, ठीक है। अब यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा। सेरीग्राफी से सेरीग्राफी में क्या होता है? सेरीग्राफी को हम स्टेंसिल भी बोलते हैं, स्टेंसिल भी बोलते हैं। सेरीग्राफी को हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोलते हैं, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोलते हैं। अब लिख लीजिएगा खोज इसकी खोज लिख लीजिएगा इसकी। तो खोज हुई थी इसकी 1940 में। हालांकि इससे पहले स्टेंसिल पद्धति में काम किया गया है एज ए मशीनीकरण के तौर पे, लेकिन उसका कोई भी मतलब जिसको होता है ना प्रमाण देना, तो वो प्रमाणित नहीं हो पाया था। लेकिन 1940 में अमेरिका के लोगों ने इस चीज को प्रमाणित किया कि सिल्क स्क्रीन से जो है ना हम छापा भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेंसिल की। तो स्टेंसिल की अगर बात करें तो स्टेंसिल तो एक ऐसी पद्धति है जो हमारे बहुत प्राचीन समय से चलती चली आ रही है। जैसे आपने होशंगाबाद में देखा, होशंगाबाद में स्टेंसिल चित्र प्राप्त हुए हैं, है ना? स्टेंसिल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो स्टेंसिल चित्र का मतलब यहाँ पे क्या है? सेम टू सेम स्टेंसिल यहाँ भी लगानी है आपको। तो अगर हम स्टेंसिल की बात करते हैं तो स्टेंसिल जो है ना हमारे बहुत प्राचीन समय से प्रागैतिहासिक काल से चलती चली आ रही है, जो स्टेंसिल से चित्र बनाए जाते थे। स्टेंसिल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। कैसी होती है? एक प्रत्यक्ष होती है, दूसरी अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो रंग होता है सरफेस से डायरेक्ट रूप में टकराता है और छाप बन जाती है। जैसे कि हम किसी हाथ में किसी चीज को ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर हमने कलर लगाया इसके हाथ के ऊपर और ऐसे हमने छाप दिया। अब ऐसे जब छाप दिया तो क्या हुआ? हमारे उंगलियों के निशान इस कलर जो कलर हमने लगाया था वो किस पे बन गए? इस बोर्ड पे बन गए, मतलब हमारे सरफेस पे बन गए। ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हम उंगलियों के निशान से बनाएंगे लेकिन हम डायरेक्ट रूप से ना बनाएंगे, किसी और माध्यम से बनाएंगे, तो वो हो जाता है हमारा अप्रत्यक्ष स्टेंसिल विधि। क्या हो जाएगी? अप्रत्यक्ष स्टेंसिल विधि। फिर लिख लीजिएगा इसी में पॉइंट एक, लिखिएगा प्राचीन समय में भी छपाई के लिए स्टेंसिल का प्रयोग होता था। ठीक है, स्टेंसिल का प्रयोग छपाई के लिए होता था बहुत समय पहले। स्टेंसिल दो प्रकार से छापी जाती है, लिखिएगा स्टेंसिल दो प्रकार की होती है। पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जैसे ये हमने क्या नाम है, अंगूठा जैसे लगाना है, अंगूठा डायरेक्ट जो है स्टेंसिल का प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, हमने इंक में डुबो करके ऐसे अंगूठा लगा दिया, लगा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। जैसे हमारे ये हाथ का छापा है, हमने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे छाप लिया। ये हमारी कौन सी विधि हो गई? बताइए। प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ये प्रत्यक्ष विधि नहीं। प्रत्यक्ष विधि वो होगी जब हम इसमें डायरेक्ट इंक लगाएंगे और ऐसे छाप देंगे, अप्रत्यक्ष है। ये होगी अच्छा, मतलब अप्रत्यक्ष। अंदर पूरे उसमें हाथ में लगा के छापना। हाँ, अंदर इंक पे जब हम ऐसे लगा देंगे इस पे हम, ठीक है, तो उसको ऐसे हम छाप देंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। और इस तरीके से छापेंगे ऊपर ऊपर से हम, ये होगा हमारा अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, मतलब बीच में किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट छापा जाएगा, वो होगा हमारा प्रत्यक्ष। जैसे कि आपने आपसे थोड़ा समय पहले, अभी तो वो चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दीवालों पे चिपकाए जाते हैं सजाने के लिए, उनका क्या नाम होता है? रंगोली वगैरह। रंगोली नहीं, दीवार पे टेक्सचर टाइप का बनाने के लिए चिपकाया जाता है कुछ एक आइटम, इस समय जो बहुत ट्रेंडिंग पे है, वॉलपेपर। वॉलपेपर होता है ना, तो वॉलपेपर को जो है हम चिपका देते हैं इस समय। ठीक है, लेकिन कुछ समय पहले, आपसे 10 से 12 साल पहले वॉलपेपर का प्रचलन नहीं था, तो हम क्या करते थे, धागे में जो है ना एक धागे का गुल्ला बनाते थे, ऐसे लपेट करके ऐसे गुल्ला बनाते थे, फिर कलर में डुबो करके छत के ऊपर ऐसे ठप्पे लगा देते थे,
लगाते थे डिजाइन बनाने के खूबसूरत होने के लिए, वो एक जी प्रत्यक्ष विधि थी। जी सर। वो एक प्रत्यक्ष विधि थी, है ना। कैसी विधि थी? प्रत्यक्ष विधि थी। लेकिन अगर उसी में आप सोचिए कि वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, उस पे स्टेंसिल ऐसे रखते हैं, फिर छापा ऐसे ले लेते हैं, मतलब छापा क्या लेते हैं, उस पर से कलर डाल लेते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, तो जो हमारे सामने डिजाइन निकल करके आएगी वो होगी हमारी अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, कोई दिक्कत? सर मतलब जैसे वो टैटू टाइप का चिप देते, वो अप्रत्यक्ष होगा। टैटो नहीं, टैटो तो डायरेक्ट लगता है ना। सर जैसे वो चिपकाते हैं और फिर उसे निकाल लेते हैं ना। हाँ तो जैसे कि हम हाथ ऐसे लगाएंगे तो इंक जो है ना इस पे हाँ चिपक जाएगी, फिर हाथ उठा लेंगे ना, हम हाथ इस पे रखे थोड़ी ना ठीक ठीक रहेंगे। ठीक तो टैटो ठीक का जी तो ये सर, वाला हिसाब किताब है। ठीक है, ठीक वो है, प्रत्यक्ष हो टैटो का जाएगा। ये हिसाब किताब है। हाँ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब लिखिएगा इसकी विधि कि कैसे इसमें काम किया जाता है। लिख लीजिए, इसकी परिभाषा टाइप की लिख लीजिए कुछ। लिखिएगा, सिल्क कपड़े की जालीदार बनावट, सिल्क कपड़े की जालीदार बनावट, जालीदार बनावट को मैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैश कहा जाता है। सिल्क कपड़े की जालीदार बनावट, लिख लीजिए मैश, के कुछ भाग को बंद कर, के कुछ भाग को बंद कर, कुछ भाग को बंद कर व कुछ भाग को खुला रखकर छाप लेते हैं। ये हमारी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, इस बात से, इस कोटेशन से आपकी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अभी समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, पहले इस पद्धति लिख लीजिएगा, सॉरी पद्धति में, पहले इस पद्धति में सिल्क कपड़े का प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में नायलॉन कपड़े का प्रयोग किया जाने लगा। अगला पॉइंट, कपड़े के छिद्रों को मैश, मैश कह सकते हैं, आप लिख लीजिए 20 मैश, 40 मैश, या फिर आप कर सकते हैं 80, 120, 160 या 240 तक पहुंचा दीजिए इसको, 240 मैश। ठीक है, 240 मैश कहा जाता है, 240 मैश कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक पॉइंट और बढ़ाना है, बारीक या महीन कह सकते हैं इसको, महीन छापा के लिए ज्यादा मैश नंबर व मोटी छपाई के लिए कम मैश नंबर सिल्क का प्रयोग किया जाता है।
मैं आपको बिल्कुल डिटेल में लिखवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि अगर आप इसको अगर हमारे बिना बताए भी एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं कभी। छापा और सिल्क स्क्रीन या कुछ भी, सभी चीजें मैंने एक बारीक बारीक से लिखवा दी हैं, कोई चीज कम नहीं रही है और सभी चीजें आपके पास पहुंच गई हैं। एक बार अपने आप से पढ़ लेंगे पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यकीन ना हो तो आप चेक कर लीजिएगा इस चीज को। इसमें से कोई शब्द, कोई शब्दावली, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो बताइए हमको। सर ये मैथ्स नंबर क्या है? मैथ्स नंबर क्या है, ठीक है, और बताइए कुछ। ठीक, जो देखिए। कपड़े की बुनावट होती है उसी को ही हाँ तो कहेंगे। हाँ ठीक है, अब देखिएगा। पहली बात, सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीन में हमको क्या करना पड़ता है कि सिल्क के कपड़े की जालीदार बनावट मैश के भाग को बंद कर कुछ भाग खुला रख करके प्रिंट लिया जाता है। ये तो इसकी परिभाषा में उसमें देख लेंगे कि इसको करना है। दूसरी बात है कि सिल्क स्क्रीन का प्रयोग किया जाता था, अभी नायलॉन कपड़े का प्रयोग होता है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। जब सिल्क स्क्रीन का स्टार्टअप हुआ था, सेरीग्राफी का स्टार्टअप हुआ था, तब यहाँ पे लगाया जाता था कपड़ा सिल्क वाला, क्योंकि सिल्क अवेलेबल हो जाता था आसानी से। नायलॉन के कपड़े उस समय बहुत कम बनते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आधुनिकीकरण हुआ तो क्या होता है कि बारीक कपड़े जो नायलॉन के थे वो भी बनाए जाने लगे। जब नायलॉन के कपड़े बनाए जाने लगे तो जो छापाकार थे उन्होंने सोचा कि अगर हम सिल्क की जगह नायलॉन इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट जो है ना उससे ज्यादा अच्छा आया। इसलिए नायलॉन के कपड़े का उन्होंने इस्तेमाल करना चालू किया, सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल बंद नहीं किया, कम कर दिया। ठीक है ना, बंद नहीं किया, कम कर दिया। इसलिए बाद में नायलॉन कपड़े का जो है मतलब प्रारंभ हो जाता है। अब ये बात इसमें आती है कि जो प्रयोग किया जा रहा था कपड़ा, उसमें छिद्र जो होते हैं उनको मैश कहते हैं। अब देखिएगा, कपड़ा कोई भी हो, ठीक है ना, कपड़ा कोई भी हो, हमने टी शर्ट पहन रखी है, हमने घड़ी पहन, नहीं घड़ी कपड़ा थोड़ी है, हमने टी शर्ट पहन रखी है, हमने जो है शर्ट पहन रखा है, हमने कैप लगा रखी है, हमने पैंट पहन रखी हुई, आपने सूट पहन रखा है, आपने कुछ भी पहन रखा है, तो आपको ये बात पता है ना कि जो आपका कपड़ा है उसमें जो बुनावट होती है वो कैसी होती है, ऐसे तो होती है, ऐसे ही बनावट तो होती है। कपड़ा जी सर। चाहे जैसा हो, कपड़े में चाहे जैसी डिजाइन हो, कपड़ा चाहे हार्ड हो, चाहे कपड़ा कठोर हो, किसी भी तरह का कपड़ा हो, डिजाइन कोई भी हो, लेकिन बनावट तो ऐसी ही होगी। जी सर, ताना और बाना। ताना और बाना, आप कह सकते हैं ताना और बाना, बनावट ऐसी ही तो होती है, बताइए। जी सर, ऐसी होती है। ऐसी ही होती है। कुछ कपड़े होते हैं इसकी बनावट के अलग अलग होते हैं, लेकिन ये अब होने लगे, पहले एक ही जैसे बुने हुए आते थे, अब मशीनें डिफरेंट हो गई हैं। हमें कपड़े की बुनाई पे नहीं जाना है, हमको इसका लॉजिक लेना है कि कपड़े की बुनाई ऐसी होती है। इसमें जो ये एक धागे से दूसरे धागे के बीच का जो गैप होता है उससे आपका पानी बाहर हो जाता है। आप कपड़े में पानी डालेंगे तो नीचे टपक जाएगा, ये तो जी नॉर्मल सर, सी बात बूंदे है, ऐसा कोई बूंदे। है ही नहीं जो ना जानता हो, गिर जाएगा। आप कपड़े को ऐसे मुंह पे लगाइए, फूंक दीजिए तो आपकी जो मुंह की हवा है वो बाहर हो जाएगी। जैसे आप मास्क लगाते थे, कपड़े का ही होता था, लेकिन आपकी जो हवा है ना वो बाहर आती जाती रहती थी। क्लियर है ना। जी सर। वो किस कारण होता है, ये छिद्रों जो के कारण। छिद्र, क्या मतलब कपड़े के बीच में जो बुनावट है आपकी, मतलब जो बुनावट है कपड़े की, उसके बीच में जो एक धागे से एक धागे के बीच में जो स्पेस रह जाता है, ठीक है, जी सर। जो स्पेस रह जाता है उस स्पेस को हम कहते हैं एक मैश। क्या बोलते हैं, एक मैश बोलते हैं। अब उसके बाद ये, अब उनकी जो प्रक्रिया होती है वो इंचेस या एमएम के हिसाब से होती है। तब उसमें कहा गया कि 20 मैश, 40 मैश, 80 मैश, 120 मैश, 160, 180, फिर 200, फिर 240 मैश। अब अगर धीरे धीरे, अभी एक मैश है कि अगर हम बात करें 2 मैश, तो 2 मैश वाला इतना एरिया होगा, फिर 4 मैश वाला इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। अगर ये कपड़ा और ज्यादा बारीक बंधा हुआ होगा तो इसमें भी तो और लाइनें बन जाएंगी, बन जाएगी कि नहीं बन जाएंगी। तो मैच तो हमारे इसी में बढ़ जाएंगे, इतनी ही दूर में बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे सर। बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज जो होती है वो मैश कहलाती है। इनके इनके धागों, दो धागों के बीच का जो स्पेस होता है वो मैश कहलाता है, ठीक है। अगला नंबर है कि बारीक छापा के लिए या महीन छापा के लिए ज्यादा मैश नंबर की, ज्यादा मैश नंबर व मोटी छपाई के लिए
कम मैस नंबर सिल्क का प्रयोग कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब तो सब अच्छा रहेगा। अब ज्यादा और कम क्यों करेंगे, इस लॉजिक को जानना है। चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद में हम इस लॉजिक को बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। फिर हम आएंगे सेरीग्राफी पे, फिर बाद में मत कहिएगा कि सेरीग्राफी में ऐसा कुछ रह गया है जो भूल गए हैं। सेरीग्राफी बहुत सरल है, बहुत आसान है। जैसे कि आप समझ लीजिएगा, हमने मैस बना लिया, ये हमारा मैस है, इतना बड़ा हमने मैस बनाया। इतना बड़ा मैस नहीं, मतलब इतना बड़ा कपड़ा है, हमने क्या किया इसमें मैस बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने बना लिया मैस। बिल्कुल उदाहरण ऐसे समझिएगा जैसे कि प्रैक्टिकल चल रहा हो वैसे समझिए। हमने ये करेक्ट किया, क्या मैस बना लिया, हमने दूसरा भी मैस बना लिया। हमको इसमें जो है ना करनी है मोटी छपाई या पतली छपाई करनी है, कोई भी। इससे छपाई पे हमारा क्या असर पड़ेगा, इस चीज को जानना है। धागे नजदीक हैं या ये बात तो ठीक है, बट हमको छपाई पे इसका क्या असर पड़ेगा ये बात को जानना जरूरी है, ठीक है। तो छपाई पे क्या असर पड़ेगा, देखिए हमको यहाँ पे लिखना है, मान लिया कि 20 नंबर के फॉन्ट में, ठीक है। ये 20 नंबर इससे मतलब नहीं है, 20 नंबर फॉन्ट, जैसे कि 20 नंबर के फॉन्ट में लिखोगे तो अक्षर बड़ा दिखेगा, ठीक है। अगर 24 लिखोगे तो उससे भी बड़ा दिखेगा, है ना। अगर 40 लिखोगे तो उससे भी बड़ा दिखेगा, 200 लिख दोगे तो और बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ जो है क्या है, फॉन्ट है, ठीक है। तो मान लिया 20 नंबर फॉन्ट लिखते हैं, 20 नंबर फॉन्ट में जब हम A4 साइज पे हम छपाई करेंगे तो हम लिख देते हैं ए, क्या लिखेंगे, ए ना, आप एच लिख लीजिए, एच लिख लीजिए। हमारा इतना मोटा है, ये हमारा क्या है, अगर हम मोटी छपाई की बात करते हैं तब, ठीक है ना। एच हमारा बन गया, ठीक। और हमको पास में ही क्या करना है, एक दूसरा प्रिंट लेना है। दूसरे प्रिंट में ये हमको एक एच नहीं छापना है, हमको 10 एच छापने हैं। तो हम इतना छोटा छापेंगे, इतना इतना छोटा हम एच एच छाप लेंगे, 10 छापने हैं हमको। अब ये तो हमारा बड़ा है, ये हमारा है छोटा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर इस एच को हम इस पे रख देते हैं तो ऐसे मान के चलिए कितना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा। इस पे हम रख देते हैं, हमारा एच यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमारा एच यहां से स्टार्ट होगा, है ना, यहां से एच स्टार्ट होगा। एच ऐसे स्टार्ट हुआ, समझिएगा इस चीज को। अभी जी यहाँ सर। पे हमारा 20 मैस का कपड़ा लगा था, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है 100 मैस का कपड़ा, ठीक है। 100 मैस का लगा हुआ है। अब सोचिएगा कि 20 मैस के कपड़े में हमने एच अगर छाप दिया है तब तो ये तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा, क्योंकि हमारे छिद्रों के साइज में आ रहा है। हालांकि छिद्र इससे अभी भी इससे बहुत छोटे होंगे, छिद्र जो है इससे बहुत छोटे होंगे, मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहा हूँ। छिद्र इससे अभी भी बहुत छोटे होंगे, लेकिन ये बोल्ड छपाई है, इसमें कहीं कटिंग वटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा नुकीली धारें नहीं बनी है, बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ है। तो हम 20 मैच से इसको छाप देंगे तो ये आ जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला एच हम यहाँ पे जैसे छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। एच अगर छोटा सा लिखते हैं और हमारा 20 मैच का कपड़ा लगा हुआ है, तो छिद्र तो हमारा इससे बड़ा है ना। तो हम इंक जब भरेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा पूरा, अब छप के निकलेगा तो ऐसे ब्लॉक निकल के आएगा। जी सर। इसलिए छोटी छपाई के लिए, अब इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ग्रेन्स होंगे, मतलब बहुत सारे धागे होंगे। तो हमको क्या ना, हर एक धागा एक दूसरे के बाद में जो है ना वो इंक को रोकता रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें छोटे छोटे अक्षर छाप देंगे तो हुई वो छप जाएंगे। इसलिए हमको ज्यादा और कम मैस के कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। सिल्क स्क्रीन में आवश्यक सामग्री क्या होती है, ये आप देख लीजिए, लिखिएगा। आवश्यक सामग्री, सबसे पहले सिल्क या नायलॉन का कपड़ा, नायलॉन कपड़ा, ठीक है। दूसरा नंबर पे लिखिएगा लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी का, लकड़ी का फ्रेम, चौखटा। उसके बाद लिखिएगा सुपर कोट व बाइक्रोमेट, सुपर कोट व बाइक्रोमेट, बाइक्रो, सुपर कोट व बाइक्रोमेट। उसके बाद लिखिएगा स्क्वीजी,
स्क्वीजी। स्क्वीजी के बाद में लिख लीजिएगा ट्रेस पेपर, पेपर, उसके बाद में लिख लीजिएगा इंक, उसके बाद लिख लीजिएगा जी क्लिप। इतनी सामग्री आपकी जो है सिल्क स्क्रीन में उपयोग में आती है। ठीक है, इसमें से कोई ऐसी चीज हो जो आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आई तो बताइए। स्क्वीजी जो होता है, आपने इससे थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा मोबाइल को जो है जब लेमिनेट करते थे तो उनके पास में एक वो रोलर टाइप का होता है, रोलर नहीं होता है हालांकि वो चौकोर ही होता है इस तरीके का, बिल्कुल नोक उसकी बराबर रहती है, चौकोर रहती है, रबड़ का होता है, उसमें हत्था टाइप का ऐसे लगा हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप का हत्था लगा हुआ होता है, याद है कि नहीं याद है बताइए। इसी से दबा करके जो है ना बिल्कुल रबड़ का नीचे नीचे ये जो पूरा रहता है ये रबड़ रहती है, क्या रहती है, ये रबड़ रहती है। इससे दबा करके बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पे दबा देते थे, जिससे कि मोबाइल का जो ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है उस पे वो झिल्ली चढ़ जाती थी एकदम बेहतरीन सी फ्रेश, कहीं बबल्स नहीं रह जाता था। ठीक है, वो भी एक स्क्वीजी का ही पार्ट था इसी टाइप का। इससे थोड़े से बड़े आकार में स्क्वीजी जो होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जितना बड़ा आपका फ्रेम होगा, जितना बड़ा आपका छपने का प्रोसेस होगा, उतना ही बड़ा लगभग स्क्वीजी यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका स्क्वीजी। ट्रेस पेपर आपको जानते हैं, जिसको जिलेटिन पेपर भी कहा जाता है। इंक भी इसमें लगाई जाती है, इंक हम आपको लिखवा देंगे कौन सी इंक जो है इस्तेमाल की जाती है। जी क्लिप का आशय यह है कि हम एक चीज में ऐसे फंसा दें जिसको, ठीक है, एक क्लिप ऐसी लगती है कि ये हमारा धरातल अलग है, ये हमारा लकड़ी का चौकटा है, इसको हम ऐसा फंसाएंगे यहां से कि ये आराम से ऐसे ऐसे हो सके। ठीक है, हटे ना अपनी जगह से, इसको हम जी क्लिप कहते हैं, जिसके सहारे से हम इसको यहाँ पे फंसा देते हैं। ये होती है हमारी जी क्लिप। ठीक, उसके बाद में सिल्क का कपड़ा आपको पता ही है, लकड़ी का फ्रेम अभी बता देंगे, सुपर कोट, बाइक्रोमेट, ये अपना एक अम्ल होता है, इसको जी हमने बता दिया, ट्रेस पेपर बता दिया, इंक बता दिया, जी क्लिप बता दिया। ठीक है, इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कार्य प्रणाली, इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो क्या होती है। सिल्क कपड़े को लकड़ी के फ्रेम पर कसना, लिख लीजिए, मैं बता दूंगा अभी यहीं पे बता दूंगा, यहाँ पे लिखिएगा। सिल्क कपड़े को, सिल्क कपड़े को, सिल्क कपड़े को लकड़ी के फ्रेम पर कसना, लकड़ी के फ्रेम पर कसना, कैसे कसेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो आपके पास में होना चाहिए लकड़ी का एक फ्रेम। मान लिया कि ये आपका लकड़ी का फ्रेम है। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताऊं कुछ, जैसे मान लिया ये लकड़ी का फ्रेम है, इसको सिर्फ फ्रेम मानिएगा, इसको ये जो पैकिंग बंद है इसको आप पैकिंग बंद मानिएगा, ये आप मानिएगा लकड़ी का फ्रेम है इस तरीके का। ठीक है, लकड़ी का एक फ्रेम है, मात्र और मात्र फ्रेम। ठीक है ना, लकड़ी का फ्रेम है। इस लकड़ी के फ्रेम पर सिल्क स्क्रीन के कपड़े को कसना है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि जैसे इस पे ये शीशा लगा हुआ है एक तरफ से, ठीक है ना, ये लकड़ी का फ्रेम है, इसके ऊपर जो है ये शीशा लगा हुआ है, ठीक ऐसे ही इस लकड़ी के फ्रेम पर इस सिल्क स्क्रीन कपड़े को कस देना है। अब यहाँ पे हमने दिया पेंच लगा दिया, इस तरीके से हमने लगा दिया इस पे पेंच। अब हमारा इस पे आ गया क्या, कपड़ा आ गया, बताइए, ये कपड़ा आ गया। ठीक है, सिल्क स्क्रीन कपड़े को लकड़ी के फ्रेम पर कसना, इतनी बात आप जान लिए। दूसरे नंबर पे लिखिएगा, सिल्क कपड़े पर सुपर कोट व बाइक्रोमेट, दूसरे नंबर पे, ये पहला, दूसरा नंबर लिखिएगा, कपड़े पर सुपर कोट व बाइक्रोमेट का 1:10 में प्रकाश विहीन स्थान पर, प्रकाश विहीन स्थान पर लेप लगाना। आप सोचेंगे प्रकाश विहीन स्थान पर अगर लेप लगाएंगे तो हम देखेंगे क्या, लेकिन यहाँ पे अंधेरे का मामला ये है कि बिल्कुल अंधेरा रात में ही नहीं लगाना है, जहां पे धूप ना लग रही हो, जहां पे सूर्य की किरण आपके फ्रेम पर डायरेक्टली ना पड़ रही हो। आपकी छत है, छत के नीचे बहुत ज्यादा उजेला नहीं आ रहा है, हल्का सा अंधेरा है, मतलब आपको सब कुछ दिख रहा है लेकिन हल्का सा अंधेरा है,
हल्का सा अंधेरा, वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको सुपर कोट व बाइक्रोमेट का लेप लगाना है 1:10 में। 1 अनुपात जो है सुपर कोट का होना चाहिए, बाइक्रोमेट का जो है 10 अनुपात होना चाहिए, और जो है उस पे जो है फ्रेम पर लगा देना। अब इस फ्रेम पर लगाने का आशय क्या है, अब यहाँ पे लगाना है कपड़े पर। तो कपड़ा हमने इस तरफ से लगाया था, ऊपर से, है ना, कपड़ा हमने कहां से लगाया था, ऊपर से लगाया था। हमको ऊपर से ये सुपर कोट और बाइक्रोमेट का लेप नहीं लगाना, हमको लगाना है पीछे से, अंदर से लगाना है। कहां से लगाएंगे, अंदर से लगाएंगे। तो सुपर कोट बाइक्रोमेट ये हमारा चढ़ गया सिल्क, और ये हमारा हो गया लकड़ी का फ्रेम, है ना, ये हो गया फ्रेम। अब सुपर कोट बाइक्रोमेट हमने जब ये ऊपर से स्क्रीन लगा रखी है, मतलब सिल्क लगा रखा है, तो इसके पीछे से लगाना है, मतलब इस तरफ से। ये हमारा कपड़ा लगा था, इसके पीछे से, मतलब इसके पीछे से हमको क्या लगाना है, सुपर कोट और बाइक्रोमेट 1:10 में। बात क्लियर है। लगाने के तुरंत बाद, मतलब हमको बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का समय लेना है इसको लगाने के बाद। हमको फ्रेम को बाहर अभी नहीं लाना है, फ्रेम को बाहर नहीं लाना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि हमारी एक डिजाइन रखी हुई होगी पहले से बनी हुई हमारे पारदर्शी पेपर पर, ट्रेस पेपर। ट्रेस पेपर कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ट्रेस पेपर जी पारदर्शी सर। होता है। ट्रेस पेपर पर हमारा जो लेख होगा या हमारी जो डिजाइन होगी वो पारदर्शी पेपर पर सिर्फ और सिर्फ काले इंक से बनी हुई होगी, ओनली एंड ओनली ब्लैक इंक। काले रंग से या काली इंक से हमारी जो छवि होगी वो बनी हुई रखी होगी हमारी पहले से, ये हमारी पहले से रख ली जाती है। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, पारदर्शी सीट पर ब्लैक स्याही से बने डिजाइन को रखकर, तीसरे नंबर पे, पारदर्शी पारदर्शी सीट पर, पारदर्शी सीट पर बने पारदर्शी सीट पर बने ब्लैक इंक के डिजाइन को कपड़े के पीछे की तरफ से रखकर, पीछे की तरफ से रखकर प्रकाश में एक्सपोज करना, एक्सपोज करना। अब इस पॉइंट को भी हम आपको बता देते हैं, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, इसलिए कि कोई भी डाउट ना रहने पाए। ठीक, आपने क्या किया, आपने इस तरफ जो है आपने सिल्क का कपड़ा लगाया था। आप हल्का सा अंधेरे में जाएंगे, अंधेरे का मतलब है कि जहां पे डायरेक्ट प्रकाश ना पड़ रहा हो, सूर्य की किरण आपकी डायरेक्ट वहां पे ना पड़ रही हो, वहां पे आप जाएंगे और इस तरफ ना लगाते हुए हम इसको पलट लेंगे। तो आप ऐसे मान के चलिए कि इधर का खाली होगा हिस्सा कि नहीं होगा, मतलब ये फ्रेम लगा होगा, ऊंचा होगा, और जो क्या नाम है नीचे कपड़ा लगा होगा, तो एक वो नहीं बन जाएगा, जैसे चालने वाला होता है, चलना बोलते हैं जिसको, उस टाइप का नहीं बन जाएगा, उभर जी जाएगा सर। भैया। जी सर, बन हाँ। जाए। इसमें उभार आ जाएगा। चलिए ठीक, उभार की बात छोड़ दो, उभार से मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इस तरफ से इस पे सुपर कोट बाइक्रोमेट का लेप लगा देंगे। लेप जब लगाएंगे, ठीक है, तो उसको प्रकाश में अभी हम नहीं ले जाएंगे, हम इसके ऊपर से जो हमारी ब्लैक सीट पर जो डिजाइन बनी हुई है, सॉरी ट्रांसपेरेंट सीट पर ब्लैक इंक से जो डिजाइन बनी हुई है, ठीक है ना, उसको इस पे रख देंगे। ठीक है, उस पे रख देंगे। रखने के बाद में इस पे हम चाहें तो स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम धूप के सामने ले जाएंगे तो ये गिर जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पंज का इस्तेमाल करते हैं। और जितने मोटा हमारा फ्रेम होगा ये, उतना ही मोटा स्पंज इस पे रख लेंगे। ठीक है, उतना ही मोटा इस पे स्पंज रख लेंगे। स्पंज रखने के बाद में इसको हम ऐसे यूं ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, स्पंज को ऐसे पकड़ लेंगे, या फिर इसके ऊपर से हम हल्का सा ग्लास भी रख सकते हैं। ग्लास रखेंगे, जो भी रखेंगे मतलब ऐसा रखें कि हाथ में आ जाए, ऐसे पकड़ सकें। और पकड़ने के बाद में इसको जिस तरफ सूर्य है, इसको इस तरफ ऐसे घुमा दिया जाता है। और ये खेल होता है सिर्फ 3 से 4 मिनट का, मात्र 4 मिनट। सूर्य की तरफ हमसे दिखा देते हैं। अब एक चीज सोचिएगा, सुपर कोट बाइक्रोमेट एक यहाँ पे क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है कि जैसे इसमें ब्लैक से लिखा हुआ है, वैसे ही आपकी ट्रांसपेरेंट सीट में भी ब्लैक से लिखा होगा। तो जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी, ठीक है ना, सूरज की रोशनी इस पे जब पड़ेगी, तो जो काला वाला हिस्सा है जहां पे हमारी डिजाइन बनी थी,
उस वाली डिजाइन का जो सुपर कोट बाइक्रोमेट है वो एक्सपोज नहीं होगा। मतलब वो चीज जो है, मतलब वो जो सुपर कोट बाइक्रोमेट है वो नहीं सूखेगा। लेकिन जहां जहां पर हमारी डिजाइन नहीं बनी हुई है, क्योंकि सुपर कोट बाइक्रोमेट तो हमारे पूरे कपड़े पे लगा है, तो जहां पर डिजाइन नहीं बनी होगी वो जब सूर्य की रोशनी से पड़ेगी कपड़े पर, ठीक है, तो उस चीज को वो सुखा देगी, बिल्कुल कड़ा कर देगी उतने कपड़े को जितनी दूर में डिजाइन नहीं बनी है। क्या कर देगी? कड़ा कर देगी। मतलब अब वो आपका जो कपड़ा है वो भी अपारदर्शी हो गया, क्योंकि उसमें सुपरकोट बाइक्रोमेट लग गया है। लेकिन वो आपका कपड़ा जहां पे ये रेखाएं ब्लैक रंग से बनी थी, जो चित्र बना था, वहां पे हमारा प्रकाश जो है क्या नाम है, आर पार नहीं हुआ है, इसलिए उतनी ही दूर में जो सुपरकोट बाइक्रोमेट होगा वो नहीं सूखेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, हल्का सा पानी लगा करके इसको धुल देते हैं, हल्का सा ब्रश मार देते हैं और सिर्फ धुल देते हैं, नॉर्मली धुल देते हैं। अब उस डिजाइन को ऐसे आप फिर से धूप में देख लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि हमारा जो सुपरकोट बाइक्रोमेट है, जितनी डिजाइन थी, जितनी दूरी पर ब्लैक इंक लगी थी, उतना धुल गया है। और जितनी दूर पे बाइक्रोमेट सॉरी जितनी दूर पे इंक नहीं लगी थी, या मतलब जो छपने वाला हिस्सा नहीं था, उतनी दूर का जो बाइक्रोमेट था वो पूरा सूख गया है। अब वो धुलने से भी नहीं जाएगा, अब वो धुलने से भी नहीं जाएगा। इतनी बात सभी की समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, इतना बता दीजिए। डिजाइन एक्सपोज हो चुकी है। अब एक इस एक्सपोज के लिए एक चीज और होती है, होती कुछ नहीं है, मतलब जो हमने आपको बताया है वो लिख दूं, ठीक है, इसी का पार्ट है तीसरे का ही। लिखिएगा काले हिस्से या डिजाइन भाग, या डिजाइन भाग, काले हिस्से या डिजाइन भाग में सुपरलेप में सुपर कोट बाइक्रोमेट, इतना लंबा ना लिखते हुए मैंने सुपरलेप लिख दिया है, समझ लीजिएगा कि ये वही है, ठीक है। सुपरलेप नहीं सूखेगा, नहीं सूखेगा तथा ट्रांसपेरेंट या लिख लीजिएगा बिना डिजाइन वाला भाग, बिना डिजाइन वाला भाग, बिना डिजाइन वाला भाग पर लेप सूख जाएगा, पर लेप सूख जाएगा, ठीक है। ये क्रिया होती है तीसरे नंबर की। ये दो काम इसमें हो जाते हैं, एक पे सूखेगा एक पे नहीं सूखेगा, क्यों, ठीक है। आप हटा दें इसको। अगला पॉइंट है एक्सपोज होने के बाद, एक्सपोज होने के बाद, एक्सपोज होने के बाद सिल्क को हल्के पानी से धुलना, हल्के पानी से धुलना। उसके बाद लिख लीजिएगा फ्रेम को जी क्लिप से मेज पर कसना, ठीक है। एक्सपोज होने के बाद में सिल्क एक्सपोज हो गया, फिर फ्रेम को जी क्लिप से मेज पर कसना। उसके बाद में एक प्रोसेस ये है, स्क्वीजी की सहायता से, स्क्वीजी सहायता से इंक लगाना, इंक लगाकर प्रिंट लेना। बस इतना ही प्रोसेस है, इसका और कुछ नहीं है, ठीक, इतना ही प्रोसेस है। अब प्रिंट वाला प्रोसेस कैसे आएगा ये बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि यहां तक अभी पहुंचा नहीं, खाली लिख दिया है, ठीक। अब एक बात समझ लीजिए, इतना लिख लीजिए, उसके बाद में मैं डायरेक्ट इस पे आता हूं फिर प्रैक्टिकल पे। तो हमारा काम यहाँ तक हो गया था, यहाँ पे एक्सपोज का काम इसमें बाकी था अभी, ठीक है। अब मान लिया
जैसे ही हमारा फ्रेम है, हमने फ्रेम लगा लिया है, इस पे जो है सिल्क चढ़ा लिया है, ठीक है, सब कुछ कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोज करते हैं। तो एक्सपोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे एक हमारा जो है पेपर है, ये जिलेटिन पेपर है, मतलब इसको हम ट्रेस पेपर बोलते हैं, ट्रेस पेपर है ना, इसको जिलेटिन भी बोलते हैं, जिलेटिन भी बोलते हैं। ये हमारा ट्रेस पेपर है। इस ट्रेस पेपर पे हमने लिख दिया है, जैसे मान लिया जैसे लिखा हुआ है ए और बी लिखा हुआ है, सी लिख दिया है, डी लिख दिया है, ए बी सी लिख, ठीक है, ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस ए बी को हमें छापना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ये फ्रेम है ना, ये हमारे पास जो है एक फ्रेम है इस तरीके का। ये फ्रेम को हम थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, इस फ्रेम को हमने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फ्रेम घुमा हुआ है यही वाला। हमने इस तरफ, है ना, हमने इस भाग पर सिल्क लगाया है, सिल्क लगा है, इस भाग पे सिल्क लगा हुआ है, और ये इसके अंदरूनी भाग में हो गया ना सिल्क। हमने क्या किया, इस पर अंधेरे में सुपर कोट बाइक्रोमेट का एक लेप लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पन्ना है हमारा, इस पन्ने को हम क्या करते हैं, सुपर कोट अंधेरे में लगाना है, अंधेरे में, ठीक। अब इसी पन्ने को इस पे हम क्या करते हैं, ये फिर से हम एक फ्रेम बना लेते हैं, चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेप लगा हुआ है, इसको हम इसी पे रख देते हैं, इस पे रख दिया। अब यहाँ ये ए और बी हो गया कि नहीं हो गया, ये भी अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इस पे ये जिलेटिन पेपर रखा है। मान लिया इतना ये पेपर हमने रख दिया, इस पे ए और बी लिखा था, ठीक है। अब जिलेटिन पेपर के बाद में हमने क्या किया, इस पे जो है स्पंज रख दिया थोड़ा सा, मतलब इतना मोटा, जितना मोटा ये चौकठा है इतना ही मोटा हमने क्या कर दिया, इस पे रख दिया स्पंज, है ना, क्या रखा, स्पंज। स्पंज रखने के बाद में हमको इसी प्रोसेस में आगे आना है। अब इसको हम लेके आ जाएंगे कहाँ पे, ये अंधेरे में था, हम इसको अंधेरे में ही रखे हैं इसको, फिर हम इसी फ्रेम को ले आते हैं थोड़ा सा बाहर, ठीक है ना, इस फ्रेम को ले आते हैं थोड़ा सा हम बाहर। इस फ्रेम को जब बाहर लाएंगे, अब हम किस में लाएंगे, ये अलग पार्ट है, अब हम लाएंगे इसको सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में, अब सूर्य का प्रकाश जब इस तरफ से पड़ेगा, तो हमारे पास ये क्या रखा हुआ है, एक पेज रखा हुआ है जिसपे ए और बी लिखा था, इसके ऊपर से हमारा क्या रखा हुआ है, स्पंज रखा हुआ है, और फिर हम इसको सूर्य के प्रकाश में ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होगा थोड़ी देर, 5 मिनट तक। तो अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ेगा सिल्क के कपड़े पर, तो ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो यहां से निकल करके यहाँ पार हो जाएगा, यहाँ पार हो जाएगा कि नहीं पार हो जाएगा, प्रकाश बताइए, पार हो जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर है, ये सिल्क भी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा पार। अब ये तो पार हो गया, ये तो हमारा पार हो गया, लेकिन अब ये जो प्रकाश, इसमें से कुछ प्रकाश ऐसा आ रहा है जो यहाँ पे लग रहा है बी पे, ये हमारा बी है ब्लैक, तो इसकी जो किरणें हैं वो इसको पार नहीं कर पा रही, ये वापस हो जा रही हैं, ये ऐसे वापस हो जा रही हैं। अब ये जो वापस हो जाएंगी, यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है, इसको पार नहीं कर पा रही है, जिस कारण ये जो ए और बी है, ठीक है ना, ए और बी दोनों, यहाँ का जो आपका सुपर लेप लगा हुआ है, सुपर लेप जो लगा हुआ है, ये सूखेगा नहीं, और जहां पे ये प्रकाश पार हो गया है, इसमें ये जो सुपर कोट है ये सूख जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में ले आते हैं। ये हमारा फिर से फ्रेम एक बना हुआ है, और इस फ्रेम में जब हम आएंगे तो हमारा इसको हम, ये जो स्पंज वगैरह इस पे जो लगा था स्पंज, उसको हम हटा देते हैं, और इसको हल्का सा पानी से धुल देते हैं। क्या करते हैं, पानी से धुल देते हैं। जब इसको हम पानी से धुलेंगे, और ये जो हमारी जिलेटिन सीट है इसको हटा देंगे, या ट्रांसपेरेंट सीट है इसको भी हटा देंगे, तो हमारा ये सुपर कोट बाइक्रोमेट जो लगा हुआ है पूरे भर पे, तो सुपर कोट बाइक्रोमेट जब पार हो गया था, सूख गया था, और ए और बी वाला जो है वहां के छिद्र जो है रह गए हैं बाकी। क्या रह गया है, ये छिद्र जो है ना अगले फ्रेम में बाकी रह गए हैं। अब हम ले आते हैं इसको इसी फ्रेम पे, ठीक है, इस फ्रेम पे ले आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ले आते हैं इसको इसी फ्रेम पे। ए और बी जो हमारा है, इसके जो मैस काउंट है, ये मैस काउंट जिसपे हम क्या नाम है, सिल्क की बात कर रहे थे, मैस काउंट की बात कर रहे थे, इस मैस काउंट में छिद्र है कि नहीं है, क्योंकि सुपरकोट यहाँ पे नहीं लगा। अब एक चीज चाहिए,
इस जहां पे ये कपड़े के छिद्र यहाँ बच गए हैं जो सूखा नहीं है बाइक्रोमेट, इसके ऊपर अगर हम ऐसे इंक लगा दें, मान के चलिए इंक इस पे अगर लगा दें और पीछे की तरफ इसके कागज रख दें, तो जितनी दूर में हमारे ये छिद्र बंद नहीं हुए हैं, तो क्या इधर की इंक उधर नहीं लगेगी? लग जाएगी सर। बताइए, लग जाएगी ना? ये बात समझ में आ गई क्लियर सबको? जी सर। बस इतना ही प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रोसेस। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ठीक है, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। अभी हमने सिर्फ इतना ही काम किया है कि इसके जो छिद्र थे कपड़े के, ये बंद नहीं हुए थे सुपर कोट बाइक्रोमेट को ब्लैक से लगाने के चक्कर में, जिस कारणवश हम इस पे जब इंक लगाएंगे और इसके पीछे हम कागज रख देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा जो कागज था वो पूरा का पूरा जो है, जो इस पे इंक हम लगाएंगे वो कागज पे जाकर के छप जाएगी। बस यही सेरीग्राफी है, यही स्टेंसिल है, यही हमारा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तरीका है। ठीक, बात समझ में आई? सर स्पंज क्यों रखते हैं? स्पंज हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा ये जो जो पेपर रखा हुआ है ये इधर उधर हिले डुले ना। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट इस पे चिपका दें और इसे रख दें और पता लगे कि आधा काम हो, आधे के बाद जब सूखने लगे तो ये गिर जाए नीचे, तो हमारा सिल्क खराब हो जाएगा, हमें दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा वो। इसलिए हम स्पंज रखते हैं कि ये हमारा हिले डुले ना, अपनी जगह पे फिक्स रहे। हाँ बस, और कोई काम नहीं स्पंज का। इस स्पंज का काम इस प्रक्रिया में कुछ नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं है। बस इस प्रक्रिया में ये काम आता है कि अगर ये जेलेटिन अगर हट जाएगा वहां से, तो हमारी जो प्रिंट है वो खराब हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए रखा जाता है। अब हम एक बात करते हैं उसकी, जो जिसपे हम जी क्लिप लगाने वाले थे और फ्रेम कसने वाले थे। तो यहाँ देख लीजिए, एक मेज है इस तरीके से, ठीक है, मान लिया ये मेज है, यहाँ दिख रहा है जी। ठीक है, ये एक मेज है, ठीक है, इसमें 4 पाए लगे हुए हैं, मेज ही बनी है, कुछ और बन गया, चलिए कोई बात नहीं है, ये मेज बनी है, ठीक है, और ये मेज है। अब इस मेज पे एक जी क्लिप लगाएंगे हम, जिसकी सहायता से यही वाला फ्रेम यहाँ पे हम कस देंगे, ठीक है, इस फ्रेम को यहाँ पे हम कस देंगे। अब फ्रेम को कसने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हुक लगा हुआ है, अब इस फ्रेम को हम इस पे ऐसे लिटा देंगे, यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, ये अभी यहाँ पे आ गया। अब इस फ्रेम को जब यहाँ पे लाएंगे, मतलब ये लाना है, ये वाला जो ए बी का इस समय जो हिस्सा है, जैसा मैंने पहले बताया था, ये कपड़ा यहाँ पे ऐसे कसा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा इस सरफेस से, हमारी सॉरी इस मेज से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जब इससे जुड़ा रहेगा तो पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वीजी की सहायता से, वो स्क्वीजी जो होगा, स्क्वीजी की सहायता से यहाँ पे रखेंगे इंक, और इंक को हम ऐसे सरका देंगे इसके ऊपर, ठीक है, सरका देंगे तो इसमें ये जो छिद्र है ना, इसमें जो ए बी लिखा होगा, और इसके नीचे हम कागज भी रखते हैं यहाँ पे, जब सरका देंगे तो ए बी के जो छिद्र हैं, छिद्रों से जो इंक छन करके कागज पर आएगी, ठीक है, वही हमारा प्रिंट होगा। और फिर इसको हम उठा लेंगे और प्रिंट निकाल कर कैसे फेंक देंगे, जो कि सूखने के काम आएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट में सूख जाएगा। ऐसे ही करते करते हम ढेर सारे स्क्रीन प्रिंट निकालते रहते हैं। ये होता है आपका सेरीग्राफी प्रोसेस। कोई दिक्कत? सर आपके पास ये इसके हमारी, चित्र होंगे? अरे शादी के कार्ड आपने देखा है? जी सर। वही छापे जाते हैं इससे अधिकतम इस समय, और इससे कोई काम ही नहीं होता है। वो भी छापे जाते हैं, थोड़े से गांव लेवल पे जाएंगे तब। अभी लखीमपुर में अगर कोई की जो है स्क्रीन प्रिंटिंग से शादी के कार्ड छपवा दीजिए, तो स्क्रीन प्रिंटिंग अब तो खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई, बंद हो गई। सब सिंगल कलर मशीन से छाप देते हैं कार्ड रख करके। इससे पहले, आज से 5-7 साल पहले स्क्रीन प्रिंटिंग से ही कार्ड छापे जाते थे, मुंडन के कार्ड, शादी के कार्ड, या इस तरीके का कोई भी मतलब फंक्शन होता था, तो जो कार्ड छपते थे वो स्क्रीन प्रिंटिंग से ही छपते थे। वो सर कलर मोटा जी मोटा सर। उभार सा आता था सर हाँ, पेपर हल्का पे। सा मतलब ऐसा लगता है कलर ऊपर से लगा हुआ है, चिपकाया गया कलर लगने लगता है, ठीक है, ये होता है। एक चीज रह गई है शायद, लिख लीजिए, प्रयुक्त इंक, उपयोग में आने वाली इंक लिखिएगा, प्रयोग में आने वाली इंक, प्रयोग में आने वाली इंक, प्रयोग में आने वाली इंक। सबसे पहले नाम लिख लीजिए वाइनोसाइन, वाइनोसाइन
इस इंक का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा मैट इंक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लिख लीजिएगा मेटेलिक इंक, मेटेलिक। और उसके बाद लिखिएगा फ्लोरोमेंट, फ्लोरोमेंट। और एक आती है ग्लासी। ये जो इंक होती है इस टाइप की इंकों का प्रयोग किया जाता है।